नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान को प्रभावित करने वाली एक बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा उदारवाद का। पिछली कक्षा में हमने मार्क्सवाद का अध्ययन किया था। ये ऐसी विचारधारा है जो पूंजी को केंद्र बिंदु नहीं मानती है। आर्थिक साधनों का स्वामित्व किसका है, उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण है। मार्क्स जहां इस चीज़ को महत्वपूर्ण चीज़ मानता था और उसके बेस पे हैव्स और हैव्स नॉट को वो डिफाइन करता था, उसके उलट उदारवाद एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानती है। सबसे जो सेंट्रल पॉइंट है इस आइडियोलॉजी का वो व्यक्ति है, पर्सन, इंडिविजुअल, और उसकी लिबर्टी। उदारवाद जो समझौता जिस बिंदु पर आकर कभी समझौता नहीं करता, उदारवाद में भी परिवर्तन आया परंतु उदारवाद ने स्वतंत्रता के कॉन्सेप्ट से कभी समझौता नहीं किया। मार्क्सवाद या समाजवाद समानता से समझौता नहीं करता है, उसका कोर जो है वो इक्वलिटी है, जबकि इस विचारधारा का सेंट्रल पॉइंट है वो इक्वलिटी नहीं है, लिबर्टी है, स्वतंत्रता। और स्वतंत्रता किसकी स्वतंत्रता, किसको स्वतंत्र करना चाहेंगे, तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। ये समाज को और अन्य संस्थाओं को व्यक्ति के कल्याण का साधन मानती है कि ये सभी संस्थाएं जो हैं, सोसाइटी हैं, स्टेट हैं, ये और मनुष्य की अन्य आवश्यकताएं पूर्ण करने वाली जो सोशल या नॉन स्टेट एक्टर्स, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, ये सब जो चीज़ें हैं, इंस्टीट्यूशंस, ये सब व्यक्ति के कल्याण को सुनिश्चित करने की संस्थाएं हैं और उसका साधन मात्र हैं। इसलिए ये मानते हैं कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का निर्धारण व्यक्ति को केंद्र मानकर ही किया जाना चाहिए। सबसे अब इसके कोर प्रिंसिपल्स जो हैं, ये आइडियोलॉजी लिबरलिज्म जो है वो मानव के विवेक में आस्था रखती है। ये मानती है कि मनुष्य जो है वो विवेकशील प्राणी है, वो अपना भला बुरा सोचने में सक्षम है और वह कोई भी कार्य करता है तो वो समझदारी से अपने निर्णयों को लेने में समस्त व्यक्ति सक्षम है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है। इसलिए ये चूँकि व्यक्ति और व्यक्ति के भी स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए और व्यक्ति का जो विवेक है वो सर्वोपरि है, उसमें आस्था रखते हैं, तो इसलिए ये परंपराओं का विरोध करते हैं। ये परंपराओं को नहीं मानते हैं, ये परंपरावादियों के अगेंस्ट ये मानते हैं कि परंपराएं जो विवेक संगत नहीं हैं उनका रहना सही नहीं है, उनका विरोध किया जाना चाहिए। और जैसा मैंने कहा, मानव की स्वतंत्रता की धारणा में ये पूर्ण विश्वास रखते हैं। स्वतंत्रता ऐसा बिंदु है जहां आके उदारवाद जो है वो कभी समझौता नहीं करता है। ये व्यक्ति जो है वो साधन तथा राज्य और समाज, व्यक्ति जो है वो वास्तव में साध्य है और राज्य और समाज जो है वो साधन है। समाज और राज्य ये मानते हैं कि ये कृत्रिम संस्थाएं हैं, आर्टिफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आवश्यक बुराई है। इन आवश्यक बुराई का मतलब ये है कि ये इनका बने रहना भी जरूरी है, परंतु इनके बने रहने से मनुष्य की स्वतंत्रता दुष्प्रभावित होती है। अब बने रहना इसलिए ज़रूरी है कि यदि मनुष्य की एक ग्रुप के रूप में उसको डिफेंस, सेफ्टी, सिक्योरिटी चाहिए तो ये सब केवल स्टेट इंश्योर कर सकता है।
तो इसलिए उसका बने रहना, उसका प्रोटेक्टेड फील करने के लिए ये स्टेट जैसे इंस्टीट्यूशंस होनी ज़रूरी है। अब बुराई क्यों है कि यदि ऐसा कोई पावर मनुष्य अपने से ऊपर ऐसा पावर किसी व्यक्ति विशेष को या देगा या संस्थान को देगा, तो इससे उसके अधिकार भी दुष्प्रभावित होंगे, उसकी स्वतंत्रता भी कुछ हद तक दुष्प्रभावित होगी। तो इसलिए ये एक बुराई है। तो इसलिए उदारवाद ये मानता है कि स्वतंत्रता तो ज़रूरी है और मनुष्य अपना विवेक संगत तरीके से अपने हितों की पूर्ति करने में सक्षम है, लेकिन स्टेट जो है वो उसका आकार है वो बहुत कम होना चाहिए, इसीलिए ताकि वो मनुष्य को सिक्योर कर सके, मनुष्य को सुरक्षा दे पाए। और ये व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास करते हैं। प्राकृतिक अधिकारों की बात आप होब्स, लॉक और रूसो के कॉन्सेप्ट में, ये तीनों संविदावादी हैं, समझौतावादी हैं, इनके कॉन्सेप्ट में समझ सकते हैं कि मनुष्य जो है वो राज्य के आने से पहले ही उसको कुछ अधिकार प्रदत्त थे। इसलिए राज्य का निर्माण जो है वो एक मतलब तीनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। तीनों ये मानते हैं कि राज्य निर्मित किया गया है, राज्य को बनाया गया है, राज्य स्वाभाविक संस्था नहीं है। लेकिन राज्य के आने से पहले ही जब एक नेचुरल स्टेटस था, उसका प्राकृतिक अवस्था जो थी, उस फेज में भी व्यक्ति को अधिकार प्रदत्त थे और उन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता राज्य के आने के बाद भी। और ये सेक्युलर स्टेट को अपना आइडियल मानते हैं। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा राज्य, और ये शासकीय स्वेच्छाचारिता का विरोध करते हैं और रूल ऑफ लॉ जो है उसको मानते हैं। ये उदारवादी विचारधारा जो है वो लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन करती है। मिल हैं जैसे लोग भी कंसेंट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, सम्मति पर आधारित शासन की बात करते हैं और अंतर्राष्ट्रीयता और विश्व शांति में विश्वास रखते हैं। अब उदारवाद जो है उसको परंपरागत उदारवाद और आधुनिक लोकतांत्रिक उदारवाद के रूप में भी अपन देख सकते हैं। ये दो रूप हैं। ट्रेडिशनल जो लिबरलिज्म है उससे मॉडर्न लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म इस रूप में अलग है कि ट्रेडिशनल लिबरलिज्म नेगेटिव लिबर्टी की बात करता है, वहीं आधुनिक लोकतांत्रिक उदारवाद जो है वो पॉजिटिव लिबर्टी की बात करता है। वहाँ जाके स्टेट जो मिनिमल स्टेट था, जो लेसेस फियर वाला था, न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता था ट्रेडिशनल लिबरलिज्म। वहीं मॉडर्न डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म जो है वो स्टेट को ओवरबर्डन करता है स्कीम से। वो कहता है डिप्राइव्ड क्लास जो हैं उनके लिए पॉजिटिव एक्शन, एफर्मेटिव एक्शन लिया जाना चाहिए और उन लोगों का होलिस्टिक डेवलपमेंट का भी जो कार्य है वो राज्य का पवित्र लक्ष्य है और राज्य को वो कार्य करना चाहिए ताकि ट्रू मीन्स में डेमोक्रेसी आ सके। अब जो ट्रेडिशनल लिबरलिज्म है वो सिटीजन्स की लिबर्टी, फाइनेंशियल लिबर्टी, इंडिविजुअल लिबर्टी, सोशल लिबर्टी, इकोनॉमिक लिबर्टी, फैमिली लिबर्टी रिलेटेड टू देयर फैमिलीज़ और इथनिक एंड नेशनल लिबर्टी, इंटरनेशनल लिबर्टी और पॉलिटिकल लिबर्टी की बात करता है। वहीं मॉडर्न डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म जो है वो ये मानता था कि भाई राज्य का दायरा जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए, और लेकिन फिर क्या हुआ कि मार्क्सवाद के प्रभाव के कारण लिबरलिज्म पे इम्पैक्ट आया और ब्रिटेन से फेबियनिज्म निकला और फेबियनिज्म से फिर धीरे धीरे इस चूँकि उदारवादी विचारधारा भी ब्रिटेन की देन है, तो वहाँ पे फेबियनिज्म ने उदारवादी विचारधारा को प्रभावित किया और वहाँ पे पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया और उसके कारण ये इसीलिए इसको फेबियन डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो सोशलिज्म के नज़दीक का है। इसीलिए मॉडर्न डेमोक्रेटिक लिबरलिज्म जो है वो एक तरीके से पॉजिटिव लिबर्टी का समर्थक है और ये भी थोड़ा सोशलिज्म से प्रभावित है। और हिल ग्रीन जो है, थॉमस हिल ग्रीन इसके
प्रमुख प्रतिपादक हैं, जो ये मानते हैं कि राज्य साध्य की प्राप्ति का साधन मात्र है और साध्य तो है, महत्वपूर्ण चीज़ जो है वो है राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का पूर्ण नैतिक विकास होना चाहिए। तो ग्रीन की स्वतंत्रता की धारणा में व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया और ग्रीन मानता है कि व्यक्ति अपने अंतःकरण की मांग पर राज्य की सत्ता का विरोध कर सकता है। ग्रीन जो है वो उदारवादी, जो अन्य उदारवादी राज्य को आवश्यक बुराई मानते हैं, तो वहाँ ग्रीन ऐसा नहीं करता। वो उसे एक नैतिक संगठन मानता है, क्योंकि वो मानता है कि राज्य में रहने वाले व्यक्तियों का पूर्ण नैतिक विकास राज्य के माध्यम से ही संभव है। इसलिए राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है, अपितु एक सर्वोच्च नैतिक संगठन है। राज्य का प्रमुख कर्तव्य व्यक्ति द्वारा उसके व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करना है और राज्य व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर कर उसके नैतिक विकास में सहायता पहुंचाता है। इस विचारधारा के प्रमुख आलोचक जो हैं वो एडमंड बर्क हैं और इतिहास और परंपराओं को ये विचारधारा उचित महत्व नहीं देती है, मानवीय विवेक को बहुत ज़्यादा महत्व देती है, क्योंकि समस्त व्यक्ति विवेकशील नहीं होते और कम से कम इक्वली विवेकशील तो नहीं हो सकते। राज्य को इन्होंने कृत्रिम संस्था माना है, राज्य जबकि कृत्रिम संस्था नहीं है। ब्लड रिलेशन थियरी और इनसे जो पता चला है तो राज्य एक स्वाभाविक संस्थान है, धीरे धीरे इसका विकास हुआ है। और सबसे बड़ी समस्या ये है इस विचारधारा में कि ये स्वतंत्रता पर ही बल देती है, समानता को भूल जाती है। इसलिए ऐसी स्वतंत्रता जिसमें व्यक्ति अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सके वो किसी काम की नहीं है। इसलिए समान रूप से संसाधनों का वर्गीकरण करने वाली विचारधारा समाजवाद जो है वो जहाँ समानता की बात करती है, ये स्वतंत्रता पर बल देते हैं। और वो विचारधारा ये मानती है कि यदि आप किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से इतना योग्य नहीं बनाएंगे, न्यूनतम संसाधनों तक उसकी पहुंच को आप इंश्योर नहीं करेंगे, तो वो राज्य की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएगा और इस रूप में वो उसको प्रदत्त जो स्वतंत्रताएं हैं वो कोई कार्य की नहीं रहेगी। धन्यवाद।